Hello students, in this session you will learn first law of thermodynamics, and you can say which is a basis of thermodynamics. So first law of thermodynamics is based on conservation of energy. As you already know, this concept conservation of energy, that energy neither be created nor be destroyed, right? एनर्जी को आप बना नहीं सकते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं या फिर उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो हिदर इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, you know, in case of closed system there is a transfer of energy between system and surroundings. In case of open system, which is given here, there is a transfer of both energy as well as mass, and laws of thermodynamics cannot be applied on open system. That's why we are talking about here closed system, right? So for closed system where there is transfer of energy between system and surroundings, energy can be transferred by virtue of temperature difference, that is called as heat. And if energy is transferred in all other forms other than due to temperature difference, is called as work done, thermodynamic work done, right? So first law of thermodynamics helps us to determine internal energy change delta U with the help of heat and work done, right? Now delta, what is delta U? So delta U is nothing but internal energy change or U2 minus U1. As you know, delta U is a state function, right? और स्टेट फंक्शन का मतलब होगा कि आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं निकाल सकते, यानी इंडिविजुअली आप U2 नहीं निकाल सकते, इंडिविजुअली आप U1 नहीं निकाल सकते. आप कहोगे फिर ये क्या मजाक है? If we don't know U2 and U1 individually, then how can we determine delta U? Yes, for this first law of thermodynamics helps us to determine delta U, and that is because of by measuring two measurable quantities, heat and work done, right? So by adding heat and work done Q and W, you can easily calculate delta U. So this is the importance of first law of thermodynamics. Now back to the point, as it is based on conservation of energy, and it was given by Robert Mayer and Helmholtz, right? And for any isolated system, the total energy of the system remains constant. Isolated system किसे कहेंगे? एक ऐसा आइडियल सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो मास को एक्सचेंज करेगा और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. और क्लोज सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज तो करेगा सराउंडिंग के साथ, लेकिन मास को एक्सचेंज नहीं करेगा, राइट? द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द इंटरनल एनर्जी एंड सिम्बोलाइज्ड एज यू. एंड फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर यू कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, राइट? और डी यू कब लगाएंगे? जब चेंज काफ़ी छोटा हो तो व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंजेस, द एनर्जी चेंजेस गोज इनटू ईदर वर्क और हीट एंड नथिंग एल्स. अभी मैंने आपको क्या बताया कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है, रियल और हाइपोथेटिकल, उसको क्रॉस या तो हीट करेगा या तो वर्क डन करेगा, राइट? तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है, अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से है तो उसे हम लोग हीट कहते हैं, और किसी और फॉर्म में है तो उसे वर्क डन कहते हैं, थर्मोडायनेमिक वर्क डन. तो जो भी एनर्जी पहले से सिस्टम के पास प्रेजेंट थी और जो एनर्जी अब है सिस्टम के पास, यानी कि कुछ चेंज हुआ होगा, तो दैट चेंज ओनली ऑकर बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क डन. इसलिए आप डेल्टा यू को कह सकते हो कि इट इज़ नथिंग बट डेल्टा यू इज़ क्यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसको देखेंगे. एज्यूम कर लो कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारे पास है अभी U1, एंड नाउ दिस सिस्टम टेक्स Q अमाउंट ऑफ हीट एंड W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट? तो साइन कन्वेंशन से दोनों वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे. हीट टेकन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, दोनों पॉजिटिव लेंगे. एंड नाउ एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स U2. ठीक है, तो क्या आप U2 माइनस U1 को क्या लिख सकते हो? दैट इज Q प्लस डब्ल्यू, एंड द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट डेल्टा यू. तो डेल्टा यू इज Q प्लस डब्ल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यानी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हीट एंड वर्क डन. मैं फिर से इसको डिफाइन कर देता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ऑलवेज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, एंड ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन
system and surroundings, and system and surroundings all together form यूनिवर्स। तो एक थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स क्या है, जो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना होता है। तो एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और टोटल एनर्जी किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे आप अगर निकालते हो तो वो आपको सेम दिखेगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। इन डिटेल देखते हैं कि क्या होता है। इट्स द सम टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, राइट। जैसे आप कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ केमिकल एनर्जी, सम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी, सम ऑफ लाइट एनर्जी, सम ऑफ साउंड एनर्जी, सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो जो भी ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी दैट कुड एग्जिस्ट इन अ सिस्टम ऑल टुगेदर कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और हमने ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या है, कि इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी, और ये एक स्टेट फंक्शन भी होगा। स्टेट फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं निकाल सकते, रेदर चेंज को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड वर्क डन, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन पाथ बाय विच फाइनल स्टेट इज रिच्ड। तो ये पाथ फंक्शन नहीं है। अगर ये पाथ पर डिपेंड करता है तो पाथ फंक्शन है, और अगर ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है तो स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा यू कैसा है, स्टेट फंक्शन है, इट्स नॉट अ पाथ फंक्शन। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि सिस्टम नंबर ऑफ चेंजेस के बाद उस स्टेट पर बैक हो जाता है। जैसे आप कर्व में देख रहे हो कि सिस्टम ए टू बी आया, देन बी टू सी जाता है, देन सी टू ए आता है। तो इनिशियली वो कहाँ पे था, ए पे था, फाइनली कहाँ पे पहुँचा, ए पे पहुँचा। तो डेल्टा यू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट ए माइनस इंटरनल एनर्जी एट स्टेट ए। तो नेट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस internal energy change is taken as zero, right? Now there are some limitations of first law of thermodynamics, and the first one is first law of thermodynamics doesn't tell us about the direction of flow of energy. ये बता तो रहा है कि एनर्जी का फ्लो होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क डन, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है। सेकंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट टेल अबाउट फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है स्पॉन्टेनिटी, यानी कि वेदर अ प्रोसेस टेक्स प्लेस और नॉट, कि वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नहीं बता सकता। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डजंट टेल अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी होगी, 80% कंप्लीट होगी, 90% होगी, 50% होगी। यानी कि फिजिबिलिटी के बारे में, एक्सटेंट के बारे में और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। ओके, नाउ केसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टेक अ केस 1, इफ नो वर्क इज डन, दैट इज W इज इक्वल टू 0, then the first law reduces to delta U is equal to Q. As the mathematical expression of first law of thermodynamics says delta U is equal to Q plus W, and since we have taken W is equal to 0, that is no work is done here, and that may be in case of isochoric process where delta V is 0 and work done is 0. In any case where no work is done, then delta U is reduces to Q. That is, change in internal energy will be measured only by measuring change of heat, right? The heat change will give change in internal energy. That is, increase in internal energy of the system is equal to the heat absorbed by the system, or decrease in internal energy of the system is equal to heat lost by the system. तो अगर सिस्टम हीट को लॉस करता है, लूज करता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी। एंड इफ सिस्टम gains heat or takes heat from the surrounding, then its internal energy increases. Now the case 2, if there is no exchange of heat between the system and surrounding, that is Q is taken as 0, then the first law of thermodynamics reduces to delta U is equal to work done, right? यानी कि यहाँ पे जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा उसको आप सिर्फ वर्क डन को मेज़र करके निकाल सकते हो, क्योंकि हीट यहाँ पे कितनी है, 0 है। और ऐसा कब होगा कि whenever बाउंड्री ऑफ द सिस्टम सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग इज टेकन एज इंसुलेटिंग बाउंड्री। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट इज कांस्टेंट, दैट इज हीट फ्लो इज नॉट अलाउड एंड ओनली एनर्जी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, राइट। तो हीट का फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि आपने बाउंड्री कैसे रखी है,
आपने बाउंड्री लिया है, एडिबैटिक बाउंड्री लिया है, इंसुलेटिंग बाउंड्री लिया है. It shows that work is done on the system, its internal energy will increase, and if work is done by the system, then its internal energy will decrease. And the case 3, in case of gaseous system, जैसे एक आइडियल गैस का हमने सिस्टम ले लिया है, तो अगर गैस एक्सपैंड करता है मतलब कि वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो उस केस में आप लिख पाओगे कि W इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, है ना. W को हमने क्या लिख दिया, माइनस P डेल्टा V. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.